नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर की फ्री एजुकेशन वाली इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेके आए हैं जो कि संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये अनेक परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान से एक भी प्रश्न ना आए। ठीक है, तो संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। इनको आपको देखना है कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। इन सभी अनुच्छेदों को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ठीक है, जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और जहाँ भी जो भी अनुच्छेद पूछा जाएगा या जिस अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा, आप तुरंत उस अनुच्छेद के बारे में बता सकोगे और उस पर सही टिक लगा सकोगे। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद, इनके बारे में यदि आपने जान लिया तो चाहे आप पढ़ने वाले हो या नहीं पढ़ने वाले, आप अपने देश के बारे में जानोगे। ठीक है, अपने देश के संविधान के बारे में जानोगे, उन नियम कानूनों के बारे में जानोगे जिन्हें हमारे महान जो इतिहासकार हैं, संविधानकार हैं, उन्होंने लिखा है, बनाया है, बहुत ही मेहनत के बाद में अनेक देशों से लेकर के। ठीक है, बहुत देशों के संविधानों का अध्ययन करके इसको बनाया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसे हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, और अनेक ऐसे ही महान पुरुष हुए जिन्होंने इसको लिखने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। तो उनके बारे में हमें जानने का अवसर भी मिलेगा। तो ये हमारी अनुच्छेदों से संबंधित क्लास है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो तो इसे हम 2 पार्टों में या 3 पार्टों में या 4 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते जाएंगे। तो देखना है कि हमारे पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है। ऐसे क्रम से हम पढ़ते जाएंगे और हमें याद करने में भी आसानी होगी। और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक रखना है, नोटबुक के साथ में पेन रखना है हाथ में, और तुरंत ही उसे नोटबुक पर नोट कर लेना है। ठीक है, ये हम शॉर्ट शॉर्ट में लेके आए हैं, वन लाइनर के तौर पर। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश हमने नहीं की है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला अनुच्छेद क्या कहता है। तो हमारे पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि जो भारत है, अर्थात जिसे इंडिया भी लिखा गया है, ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इसमें राजनीतिक बहस भी हुई थी कि भारत और इंडिया के ऊपर, तो इस वजह से ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, इस वजह से आपको ये याद रखना है कि पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या बताया गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, साथ ही इंडिया नाम भी दिया गया है। अगले को देखिए, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यानी भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश होगा तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी जो भारत में पहले से जो राज्य शामिल हैं, उनके राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन या नामों में जो परिवर्तन होता है, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, कुछ सीमा परिवर्तित करके, काट के, इधर उधर से करके, तो वो क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां किसमें है, अनुच्छेद
4 में। संविधान के 5वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जो भारत में नागरिक होंगे या नागरिक कहलाएंगे यहाँ के, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं किसी अन्य देश से, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, फ्रांस से, कहीं से भी आ रहे हैं यहाँ पे, और वो व्यक्ति नागरिकता पा रहे हैं, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत पाएंगे? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, यानी जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे उस समय आज़ादी के समय पे, तो उन्होंने किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता पाई? वो है अनुच्छेद 7। ठीक है, आने वाले और जाने वाले, ठीक है, दोनों की बताई गई है यहाँ पे। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का क्या होगा, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, यानी विदेशी अन्य किसी देश की नागरिकता ले लेता है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से जाके चाइना की नागरिकता ले ले, तो यहाँ की यानी भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एकल नागरिकता वाला देश है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार हैं वो किस आधार पर बने रहेंगे उसके। ठीक है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, जो राज्य होते हैं उनकी परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के लिए सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ऊंच नीच, कोई कुछ भी नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, रंग भेद नहीं होगा। ठीक है, कोई गोरा है, काला है, कैसा भी है, रंग भेद भी नहीं होगा। ठीक है, विधि के समक्ष कानून के लिए सभी समान होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कोई सरकारी पदों पर भर्ती निकलती है तो उसमें पदों के अवसर की समानता सबको समान होगी, उसमें भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेद नहीं होगा सरकारी पदों के लिए। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, लेकिन उपाधियों का अंत तो करता है, इसमें एक और मैं नोट करा देता हूँ, उसे आप लिख लीजिए। वो क्या है कि शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित जो उपाधियाँ होती हैं उनको इसमें नहीं रखा गया है, यानी शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधियाँ हैं वो बनी रहेंगी। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति को। अनुच्छेद 19A जो संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, तो उसमें सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देह की यानी शरीर की और प्राणों की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार वो बना रहेगा, ये इसमें बाद में जोड़ा गया है। ठीक है,
और एक नोट लिख लीजिए इसमें, ये क्या कह रहा है कि निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। निजता मतलब प्राइवेसी, ठीक है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलेगा। और अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध होगा, यानी कोई भी व्यक्ति किसी पर जबरदस्ती या ऐसे काम नहीं करवा सकता जो बिना पैसे दे के या जबरन या बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो, वो कार्य वो नहीं करा सकते, बेगार के रूप में नहीं लागू कर सकते, उनके ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उससे कम के बच्चों को कारखाने, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य में नहीं लगाया जा सकता। यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी गंभीर या खतरनाक कार्य को नहीं कराया जा सकता उनसे, ठीक है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता होगी। धर्म का आचरण कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, वह कोई भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है, कथा आदि का आयोजन भी कर सकता है, कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन वह व्यक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनकी हितों का संरक्षण करने वाला कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, ठीक है। आइए अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा का जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। जो शिक्षा संस्थान हैं उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा, वे अपने अनुसार शिक्षा दे सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान की आत्मा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको कहा है। इसमें जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाता है। क्या, अनुच्छेद 32, यानी ये संविधान के उपचारों का अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 39A क्या कहता है सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ठीक है। क्या करेगी, राज्य सरकार सभी के लिए समान न्याय एवं कानूनी सहायता वो भी निःशुल्क रूप से, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ये अनुच्छेद 39 से ना बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये जो है 44 जो है 44 महत्वपूर्ण है, ठीक है, समान नागरिक संहिता वाला। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कृषि और पशुपालन का गठन होगा, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति कृषि कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, इससे संबंधित है अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48A में क्या है पर्यावरण और वन्य जीवों के रक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, यानी कृषि की आड़ में कोई व्यक्ति पर्यावरण को, वनों को, जंगलों को और पशुपालन की आड़ में वन्य जीवों को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 48 की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, पुरानी प्राचीन इमारतें हैं उनका और अनेक वस्तु ऐसी ही वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 51A क्या कहता है मूल कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है राष्ट्रपति जो पद होगा, राष्ट्रपति की परिभाषा, ठीक है, उसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति,
ठीक है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, कौन उसके लिए एलिजिबल होगा, इस प्रकार से उसकी निर्वाचन की प्रणाली भी बताई गई है। किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, कौन इसके मतदान के लिए योग्य होगा, ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है 54 में। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है, ठीक है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, कितने वर्ष के लिए या कितने समय के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। जिस समय से उनकी शपथ ग्रहण समारोह होता है उसके बाद में कितने दिन यानी 5 वर्ष के लिए इनकी पदावधि होती है, यानी पद पर बने रहने की अवधि, ठीक है। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्विचार के लिए पात्रता, यानी इनके पास में पुनर्विचार की जो योग्यता होती है, यानी कोई भी बिल आता है तो उसे ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या होंगी, ठीक है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, किसके समक्ष करेंगे, ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होगी। महाभियोग का मतलब यदि राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता है और इन्हें पद से हटाए जाने की बात चलती है तो वो किस प्रकार से हटेंगे, तो वो प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। अभियोग मतलब आरोप, महाभियोग मतलब बहुत बड़ा आरोप। तो उनको हटाने के लिए जो आरोप लगाए जाते हैं उन उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही नहीं हटा दिया जाता कि नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनको हटा दिया जाए, नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही महाभियोग लगता है और उसके बाद में फिर इनको पद से हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 63 क्या कह रहा है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसके बारे में कहा गया है इसमें, अनुच्छेद 63 में, ठीक है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट सीधे के सीधे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनका निर्वाचन ऐसे ही मतलब राज्यसभा के किसी भी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट ही उपराष्ट्रपति ही उसके सीधे अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, यानी जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश, जैसे किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पदावधि के दौरान ही, यानी पद पर बने रहने के दौरान ही यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अथवा वो त्याग पत्र दे देते हैं बीच में, अथवा वे कहीं विशेष कार्य से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, किसी दूसरे देश के लिए चले जाते हैं किसी विशेष कार्य से, अथवा वे कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके कार्यभार को कौन संभालेगा, इतना महत्वपूर्ण पद है तो उस कार्यभार को संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो उस कार्य को संभालने के लिए, उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए राष्ट्रपति की को कोई तो होना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है और उसकी व्यवस्था क्या है कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होंगे उस दौरान, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। अनुच्छेद 66 का कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितने वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, यानी रिक्त पद को भरने के लिए जो निर्वाचन होगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 69 यानी 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह होता है
उसके बारे में अनुच्छेद 69 में बताया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होगा। ठीक है, जो अकस्मात राष्ट्रपति का दायित्व इनके ऊपर आ जाता है उसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित तो जो विषय है उनके बारे में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होगी। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी दंड दिया जा चुका है संविधान सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के द्वारा, और उसे कहीं भी अन्य स्थान नहीं है क्षमादान करने के लिए, राष्ट्रपति ही क्षमादान दे सकते हैं उसे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें क्षमादान दिया जाता है ऐसे अपराधियों को जिन्हें जैसे मृत्यु दंड दिया जा चुका है या फिर उन्हें आजीवन कारावास दिया जा चुका है या और कोई विशेष दंड दिया जा चुका है, और यदि वह क्षमादान के लिए याचिका लगाते हैं तो राष्ट्रपति या तो उसके जो दंड है उसको खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में भी बदल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विचार किसमें है? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध, ठीक है, मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी जो होगा अटॉर्नी जनरल, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना किस प्रकार की होगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना और अनुच्छेद 83 में जो संसद के दोनों सदनों की अवधि है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं जो होंगी, अर्हताएं मतलब योग्यताएं, तो संसद के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उनके बारे में अनुच्छेद 84 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन, यानी संसद का सत्र बुलाना और उसका विघटन करना, संचालित करना और उसको खंडित करना, ये दोनों ही अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो संसद में दिया जाता है, विशेष अभिभाषण, इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 87 में। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे उनको क्रम वाइज हमने देखा और वन लाइनर के तौर पर, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ने की कोशिश की हमने। ठीक है, और यदि आप चाहेंगे कि प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से पढ़ाया जाए तो प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से भी पढ़ाया जाएगा। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और यदि आप हमारी क्लासें इसी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ठीक है, ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे आपके पास में प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, थोड़ी टाइम की शॉर्टेज रहती है हमारे पास में, इस वजह से आपको निरंतर क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आप चिंता न करें, हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए, और यदि आपको किसी अपने साथी, मित्र या किसी रिश्तेदार का भला करने का मन हो तो हमारी इन क्लासों को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य किसी का भी भला हो सके, वो भी पढ़ सकें। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा
अभियान के अंतर्गत इस टारगेट सीकर प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, कुछ सामान लेके आए हैं जिसे हम बांट रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें आप सहभागिता निर्धारित कीजिए, अपनी निश्चित कीजिए। ठीक है, तो हमें दीजिए अनुमति, चलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी महत्वपूर्ण क्लास में उपलब्ध होंगे आपके समक्ष। ठीक है, हम उपस्थित होंगे एक अच्छी सी क्लास लेकर आपके लिए, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो नमस्कार, जय हिंद।